पता है आज जितने भी साथी, चाहे वो जूम पे हैं या फिर वो ऑन यूट्यूब पे देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, निश्चित रूप से उनके अंदर काबिलियत है, उनके अंदर चाहत है कोर में आने का, इसलिए वो इस प्रोग्राम में अभी शामिल हैं। तो साथियों, नाम मंजीत सिंह, रहने वाला पटना का, और हमारा भी सफर लगभग 17-18 साल का सफर है इस सिस्टम में। और आज मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा कि सिस्टम में सफल कैसे हुआ जाता है और किस तरह से हमें इस सिस्टम में काम करना चाहिए। तो आते हैं हम अपने स्लाइड पे। और लखन सर, स्लाइड दिख रही है मेरी? हाँ, प्रोसेस हो रहा है सर। हाँ, चालू हो गया सर, दिख रहा है सर। और स्लाइड पे आप लोग देख रहे होंगे, एजुकेशन इज फाउंडेशन ऑफ बेटर लाइफ। देखिए, जिंदगी में बहुत आगे तक जाना है तो सिस्टम क्या करता है, सिस्टम किसी भी चीज को आसान बना देता है। लेकिन जब तक आप अपने क्वालिटी को ठीक नहीं करते, आप अपने एक्टिविटी को ठीक नहीं करते, तब तक आप लाइफ में बहुत ज्यादा रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। आज बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यार इस सिस्टम में हम इतने साल से हैं, लेकिन हमारे पास जो सक्सेस आनी चाहिए वो आती नहीं है। तो उसका मात्र एक रीजन है कि उस सक्सेस के लायक जो क्वालिटी चाहिए, वो क्वालिटी आपने अपने अंदर डाला नहीं। और आज देखिए, जितने भी साथी आपको बाहर मिलेंगे कि हम भी सिस्टम में थे लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ या फिर हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आप उनसे पूछ के देखिए कि रियल में सिस्टम क्या है और इस सिस्टम में कैसे काम करना चाहिए। तो पता चलेगा कि उनको यही पता नहीं कि सिस्टम क्या है, और उनकी चाहत है कि हमारे पास रिजल्ट चाहिए। तो देखिए, एजुकेशन आपको अपने अंदर डालना पड़ेगा, और विदाउट एजुकेशन आप किसी भी सिस्टम में सफल नहीं हो सकते। हम बात कर रहे हैं बैंक की बात करेंगे, क्योंकि अभी अभी आपने देखा डी कुमार सर बैंक में ही कार्यरत थे, जिन्होंने कि रॉयल्टी पे आने के बाद ही उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस उनका इतना हाई था कि रॉयल्टी पे आते ही उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़ दी थी और फुल टाइमर हो गए थे आरसीएम बिजनेस के, और आज वो कोर लीडर हैं, सिस्टम के स्टार भी हैं। तो देखिए, हम बहुत हद तक सिस्टम में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप सोचिए किसी भी सिस्टम में हर तरह के लोग काम करते हैं। जैसे हम बैंकिंग की बात करें तो बैंक में मैनेजर भी होते हैं, वो भी इंसान है। बैंक में क्लर्क भी होते हैं, वो भी इंसान है। बैंक में प्यून भी होते हैं, वो भी इंसान है। तीनों 8-8 घंटे ही काम करते हैं, एक ही जगह पे काम करते हैं, लेकिन तीनों का पे आउट सेम होता है क्या? तो जरूर आपका जवाब नहीं होगा। और क्यों पे आउट सेम नहीं होता? क्योंकि तीनों का नॉलेज सेम नहीं होता। तो देखिए, नॉलेज तो आपको गेन करना ही पड़ेगा, और अपना जो एजुकेशन सिस्टम यूएस है, इसका काम ही है आपको परिपक्व करना, आपके अंदर उस लेवल का नॉलेज लाना। लेकिन नॉलेज के विषय में हम एक चीज बताएंगे कि नॉलेज यदि आपके पास है भी, तो जब तक उस नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं तो वो नॉलेज बेकार है आपके लिए। साथियों, देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कि उनसे पूछा जाए कि 8 कोर क्या है, 6 बेसिक क्या है, 7 कार्डिनल क्या है, तो वो उनको पता नहीं है। लेकिन ये जरूर पता है कि 7 साल से है हमारा कुछ नहीं हुआ। अब सोच के देखिए, 7 साल में आपको 21 लाइन याद नहीं हुआ, तो क्या चाहते हैं आप अपने लिए? आज 1000 के आसपास पार्टिसिपेंट अपने जूम पे हैं, बाकी यूट्यूब पे भी होंगे। लेकिन सोचिए थोड़ा, आज किसी भी व्यक्ति का अगर इस सिस्टम में कोई भी पैसा फंसा कहीं पे, तो आप एक बात सोच के देखिए, यदि हमारे कार्डिनल का एक लाइन आप मान लिए रहते कि इस सिस्टम में पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए, तो क्या वो पैसा आपका डूबता या पैसा आपका फंसता? तो देखिए, ये जो अपना बेसिक कोर और कार्डिनल है, ये आपके लिए बनाया गया है, और ये बहुत ही मतलब ये समझ लीजिए कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था वो अमृत है, और बिना इसके इस सिस्टम में आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो एजुकेशन को तो अपनाना पड़ेगा, और एजुकेशन को बिना अपनाए आप आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सारे लोग जानते भी हैं और समझते भी हैं, लेकिन वो उसका पालन नहीं करते। साथियों, हमारा एक सवाल है, देखिए, सारे लोग जानते हैं कि सुबह उठना, नहाना, ये एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन आप एक चीज बताइए कि इतना जानने से क्या आपको फायदा मिल जाएगा? तो जवाब है नहीं। एक्सरसाइज करने से फायदा मिलता है, एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ये जानने से फायदा नहीं मिलता। तो देखिए, नॉलेज इज पावर, ये तभी सही होगा जब आप नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उस पावर को आप अपने जीवन में उतारेंगे, उसका पालन करेंगे। और नॉलेज क्यों चाहिए?
एजुकेशन क्यों जरूरी है। तो देखिए नदी में आपने सुना होगा कि फलाने जगह कोई व्यक्ति नदी में डूब गया, तो आपको क्या लगता है कि नदी में डूबता हुआ व्यक्ति हाथ पांव नहीं चलाता होगा अपनी जिंदगी को बचाने के लिए? तो निश्चित रूप से वो चलाता होगा, लेकिन उसको विरासत में क्या मिलती है? मौत मिलती है उतना मेहनत करने के बाद भी। लेकिन एक तैरने वाला व्यक्ति क्या करता है? वो भी तो नदी में हाथ पांव ही चलाता है। देखिए दोनों इंसान हैं, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन जो तैरना जानता है उसको विरासत में जिंदगी मिल जाती है, और जो तैरना नहीं जानता हुआ कितना भी हाथ पांव चलाता है उसको मौत मिलती है। तो देखिए आपको एजुकेशन तो लेना पड़ेगा, चाहे आपका मन करे या ना करे। अब आज हमारा जो टॉपिक है व्हाई आरसीएम बिजनेस, क्यों करना है हमें आरसीएम बिजनेस, क्योंकि जब तक ये क्यों आपका क्लियर नहीं होगा आप सही तरीके से आरसीएम में काम करेंगे नहीं, और जब तक सही तरीके से काम करेंगे नहीं आपको आपका मनचाहा रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो पहले ये समझना है कि हमें क्यों करना है आरसीएम, और ये समझ गए आप तो निश्चित रूप से इस सिस्टम में आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। देखिए हमारे सोसाइटी में 3 तरह के लोग हैं। हमारे लोगों को 3 क्लास में बांटा गया है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। और ये जो क्लास तय होता है ये आपके लाइफ स्टाइल पे तय होता है। अपर क्लास के पास जो लाइफ स्टाइल होती है वो फ्रीडम वाली होती है, मिडिल क्लास के पास जो लाइफ स्टाइल होती है वो कंफर्ट वाली होती है, और लोअर क्लास के पास जो लाइफ स्टाइल होती है वो स्ट्रगल वाली होती है। आज बहुत सारे लोगों से ये सवाल कीजिए कि सबसे ज्यादा दिक्कत में कौन है, तो लोगों का जवाब होगा कि सबसे ज्यादा तकलीफ में मिडिल क्लास है। तो देखिए ये आपका जवाब बहुत ही गलत है, क्योंकि जब वो तकलीफ में है तो फिर मिडिल क्लास कैसे है? यदि आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराने में दिक्कत हो रहा है तो इसका मतलब है कि एडमिशन में स्ट्रगल, यानी कि आप लोअर क्लास में आ चुके हैं। आपको घर बनाने में स्ट्रगल करना पड़ता है, आप लोअर क्लास में हैं। आपको बेटी का शादी करना है वहां पे आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आप लोअर क्लास में हैं। बच्चे को हायर एजुकेशन देना है वहां पे आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, इट मींस आप लोअर क्लास में आ चुके हैं। देखिए दिक्कत कहाँ पे है, हमारा मन जो है वो मिडिल क्लास में अटका हुआ है, लेकिन हमारा जो पॉकेट है वो लोअर क्लास में आ गया है, और इसलिए मिडिल क्लास से जो समझते हैं अपने आप को वो सबसे ज्यादा तकलीफ में होते हैं। तो दोस्तों आज देखिए हर कोई महंगाई का रोना रो रहा है कि महंगाई बढ़ गई, लेकिन महंगाई कितनी बढ़ी है, कितनी और बढ़ेगी, कहां तक जाएगी, पहले ये समझना जरूरी है, और तभी आरसीएम आपके समझ में आएगा। देखिए हम बात कर रहे थे कि हमारे पास 3 क्लास है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास। सन 1940 में एक लोअर क्लास का जिंदगी जीने के लिए 1 रुपये महीने का खर्च आता था, यानी 1 रुपया में वो पूरा महीने का खर्च अपना चला लेता था। फिर आया सन 1960, यानी 20 साल बाद हुआ क्या, महंगाई बढ़ी और 1 जीरो का वैल्यू खत्म हो गया, यानी कि जो सामान 1 रुपये में 1940 में आता था उतना ही सामान खरीदने 1960 में खरीदने में 10 रुपया खर्च आने लगा। फिर आया सन 1980 और उतना ही उसी परिवार को चलाने के लिए 100 रुपये महीने का खर्च आने लगा। फिर आया सन 2000 और उसी घर को चलाने में 1000 रुपये महीने का खर्च आने लगा। फिर आया सन 2020 और उसी घर को चलाने के लिए 10,000 रुपया महीना लगने लगा। आज यदि आप फेसबुक पे होते होंगे तो बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि मोदी जी आए तो महंगाई आ गई। आप देखिए ये है महंगाई का जाल, और 1940 में मोदी जी कहाँ थे? तो देखिए दुनिया में 3 चीज को कोई नहीं रोक सकता, नंबर 1 जनसंख्या, नंबर 2 बेरोजगारी और नंबर 3 महंगाई। ये तीनों हमेशा बढ़ते रहेगी, इसको कोई ना आज तक रोक सका है और ना ही कोई सरकार इसको रोक पाएगी। अब मुद्दा ये है कि आप लोगों को ये हम 1940 का डाटा क्यों दिखा रहे हैं, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे। तो देखिए ये डाटा आपको इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि जब हम लोग नौकरी का तैयारी करते हैं तो आप देखे होंगे कि उसमें एक सब्जेक्ट आता है रीजनिंग, और रीजनिंग में होता क्या है आप ये समझे, हम 1940 से क्यों डाटा दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि हम आपको बताते हैं कि एक सीरीज है जिसमें कि 2 आया, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, तो 8 के बाद क्या आएगा? तो क्या जवाब है आपके पास? लखन सर आप बताएं सर कि 8 के बाद कौन सा शब्द आने वाला है? 8 के बाद सर 16 आएगा सर। आप कैलकुलेशन को देखें, 2 आया, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, तो 8 के बाद, तो अगर यहाँ पे नेटवर्क हम चेक करेंगे तो 8 के बाद 10 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमेशा ऐसा ही आया है। तो यदि हम आपसे पूछे कि आप देखिए आप कि जब हर साल क्या हुआ
हर साल हर 20 साल पे 1 जीरो का वैल्यू कम हुआ, तो फिर 2040 की यदि बात करें तो 2040 में गरीब वाला जिंदगी जीने के लिए कितना पैसा चाहिए? तो सिंपल सा फंडा है कि आपको 1 लाख रुपया महीना चाहिए। लेकिन आज हमारे जितने भी साथी इस प्रोग्राम में हैं, या फिर जूम पे हो या यूट्यूब पे हो, आप बताइए कि क्या 2040 में आपकी शारीरिक अवस्था ऐसी ही रहेगी? क्या आपका एनर्जी लेवल ऐसा ही रहेगा? क्या आप जितना काम आज कर पा रहे हैं उतना 2040 में करने लायक रहेंगे? तो सबका जवाब एक ही होगा, नहीं। और ये तो हम लोअर क्लास की बात कर रहे हैं। यदि हम बात करें मिडिल क्लास का, तो मिडिल क्लास का जो खर्च है वो लोअर क्लास से 4 गुना ज्यादा महंगा होता है। तो अब आप सोच के देखिए कि 2020 में मिडिल क्लास में कौन है जिनके घर का खर्च कम से कम 40,000 रुपया महीना है, वो मिडिल क्लास वाले हैं। लेकिन हमारे यहाँ 30,000 कमाने वाले भी बोलते हैं कि हम मिडिल क्लास वाले हैं। और यदि अपर क्लास की बात करें तो जो हमारे यहाँ 2 लाख 3 लाख रुपया महीना कमाते हैं उनको हम अमीर मान लेते हैं, जबकि हकीकत क्या है कि अपर क्लास में कौन है जिनके घर का मंथली खर्च 4 लाख रुपया महीना है। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये तो डाटा है, ये मीटिंग में बताने वाला डाटा है। देखिए साथियों, ये मीटिंग में बताने वाला डाटा नहीं है, क्योंकि यदि हम आपसे बात करें महंगाई का और आपसे हम पूछे कि आप ही बताएं कि आज सोने का रेट क्या चल रहा है, तो आज गोल्ड का जो रेट है वो लगभग 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है। 5,000 से ऊपर 5,000 नीचे चलते ही रहता है। लेकिन हम आपसे पूछे कि 20 साल पहले इसका रेट क्या था, तो हमारा कैलकुलेशन क्या कहता है? 20 साल में 1 जीरो का वैल्यू खत्म, यानी कि 50,000 में से 1 जीरो घटा दीजिए, यानी कि सन 2000 में 2002 में गोल्ड का जो रेट था वो 5,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था। आप मीटिंग के बाद कल जाके किसी भी सोनार के दुकान में जाके पता कर ले। और उससे 20 साल पहले सोने का रेट क्या था? तो 500 रुपये प्रति 10 ग्राम था। और उसके 20 साल पहले क्या था? तो 50 रुपये प्रति 10 ग्राम था। लेकिन हम यदि बात करें कि ठीक है आज 50,000 है, लेकिन 2040 में सोने का रेट क्या होगा, तो 1 जीरो बढ़ा लीजिए आप। और यानी कि आज जो सोना आप 50,000 में खरीद रहे हैं, यही सोना आपको 2040 में 5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम खरीदना पड़ेगा। तो ये है महंगाई का डाटा। और इसी स्तर से महंगाई बढ़ेगी तो इसी स्तर से आपको अपना इनकम भी बढ़ाना होगा। अब सोच के देखिए आपके पास उपाय क्या है इस लेवल से इनकम लेके जाने का, क्योंकि जो जो जनसंख्या बढ़ रही है, प्राइवेटाइजेशन होते जा रहा है, सिस्टम बदलते जा रहा है। पहले जो हमारे टीचर होते थे उनका पेमेंट 80,000 90,000 पर मंथ हुआ करता था। आज जो हमारे टीचर हैं वो उतना ही काम करते हैं शिक्षा मित्र के नाम से, लेकिन उनका सैलरी 30,000 रुपये हो गया। और आने वाले 20 साल के बाद कोई हो सकता है और एक मित्र आ जाए जिसको हम भिक्षा मित्र बोले, तो 30,000 वाले 10,000 रुपया महीने पे आ जाएंगे। तो कैसे चलेगा? क्या उपाय है आपके पास? तो साथियों आपके पास एक ही उपाय है और वो उपाय है आरसीएम बिजनेस। अब मुद्दा यहाँ पे ये होता है कि इतना कुछ होने के बाद भी हमें क्यों नहीं लगता कि आरसीएम हमें सफल बना सकता है? और आरसीएम में सफल होना है तो कैसे आपको आरसीएम सफल बनाएगा, इस मुद्दे पे यदि हम चर्चा करें तो देखिए कुछ नहीं करना, आपको एक थोड़ा सा कमिटमेंट लेना है, जैसा कि डी कुमार सर बताएं। और वो कमिटमेंट क्या है कि आप एक कमिटमेंट ले कि हमें चूंकि महंगाई को बीट करना है, हमें अपने क्लास को चेंज करना है, तो आज से 1 प्लान डेली, एक व्यक्ति को डेली आरसीएम बताएंगे। अब मुद्दा यह है कि आरसीएम में बताना क्या है, करना क्या होता है आरसीएम में? तो आरसीएम में तो 2 ही काम करना होता है। एक होता है खाना, ईमानदारी से खाइए आरसीएम के प्रोडक्ट को, और दूसरा होता है ईमानदारी से बताइए आरसीएम के मार्केटिंग प्लान को। और ये काम यदि आप डेली करते हैं तो सोच के देखिए, जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो व्यक्ति क्या बोलता है प्लान देखने के बाद कि ठीक है मैं आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, 2 दिन के बाद कर लूंगा, 10 दिन के बाद कर लूंगा। और आपको इतना वो दोहरा देता है कि आप उससे पूछना ही बंद कर देते हैं। तो आज के बाद सिर्फ प्लान दिखाइए। प्लान दिखाने के बाद जैसे ही वो बोले कि ठीक है 2 दिन के बाद, तो आप बोले कि ना कुछ नहीं बताना आपको 2 दिन और 4 दिन के बाद। हम आपको जोड़ने नहीं आए हैं, आप हमारा कुछ प्रोडक्ट खा के देखिए और उनको 200-300 पीवी का प्रोडक्ट दीजिए। और यदि प्रोडक्ट अच्छा लगे तो आइए, नहीं लगे तो मत आइए। अब सोच के देखिए दोस्तों, वो व्यक्ति आएगा कि नहीं आएगा? वो निश्चित रूप से आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो उसको आपका प्लान अच्छा लगा, वो इसलिए आएगा कि चलो भाई इनको हम क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं और बोल देंगे कि अच्छा नहीं है। क्योंकि लोगों को अभी भी लगता है
कि ये आरसीएम जो है ये फंसने फंसाने का बिजनेस है। लेकिन साथियों, ये फंसने फंसाने का बिजनेस नहीं, ये बसने और बसाने का बिजनेस है। कैसे? यदि आप 1 प्लांट डेली दिखाते हैं और 300 बीबी का प्रोडक्ट देते हैं या 200 बीबी का, जो भी आप दीजिए, लेकिन प्रोडक्ट खिलाइए और उनको अच्छा लगे तो लाइए, नहीं लगे तो मत लाइए। भीड़ जमा करने का बिजनेस ये नहीं है। तो आप महीने में 30 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो आप देखिए यहाँ आपके सेल्फ आईडी पे 9,000 पीवी हो रहा है और 1,500 आप अपने घर में खाते हैं। यानी कि हर व्यक्ति का 1 प्लान डेली पे ये सुपर डायमंड इजी वे में हो जाएगा। यदि आप 200 पीवी करते हैं तो भी आपका डायमंड क्लब तो होना ही होना है। अब ये सिस्टम आपको आपके क्लास को चेंज कैसे करेगा? तो हम यदि 1 प्लान डेली पे काम करें और डेली एक व्यक्ति को प्लान दिखाए तो साल में हम 365 लोगों को प्लान दिखाएंगे। अब आप सोच के देखिए कि यदि हम 365 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो कितने लोग हमारे साथ आ सकते हैं? तो किन्हीं का सवाल जवाब होगा 150, किन्हीं का 200, किन्हीं का 50, लेकिन एवरेज ऑफ लॉ क्या कहता है कि 10:1 का रिजल्ट आता ही आता है। यानी 10 में से एक तो तैयार होंगे ही होंगे। हम कहते हैं 365 में 10:1 भी रिजल्ट नहीं आए, 365 में 10 होंगे कि नहीं होंगे? तो 10 तो कोई भी व्यक्ति ला सकता है। अब यदि पहले साल आपके 10 आ गए तो इनको बताइए कि देखो भाई, हम डेली एक को बताए मेरा 10 आ गया, तू भी डेली एक को बता तेरा भी 10 आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ 10 महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे डेली एक व्यक्ति को बताना महत्वपूर्ण है। देखिए आपका बिजनेस क्यों नहीं चलता? क्योंकि आप 10 को देखते हैं, आने वाले का लिस्ट बनाते हैं। हम कहते हैं कि आज के बाद ना कहने वाले का लिस्ट बनाइए, और जिस दिन आप देखिए 365 में 10 आए यानी 355 ना बोले, तो जिस दिन आपके लिस्ट में 355 लोग हो जाएंगे उसी दिन ये 10 काम करने वाले आप ही जाएंगे। तो इसी तरह यदि बिजनेस चले तो दूसरे साल 10 का 10 यानी 100, तीसरे साल 1000, चौथे साल 10,000, 5वें साल 1 लाख, और 1 लाख लोग यदि 5,000 के प्रोडक्ट पे भी काम करे तो 50 करोड़ का बिजनेस जनरेट होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि होता क्यों नहीं है ऐसा? तो इसलिए नहीं होता क्योंकि हम करते ही नहीं। हम खूब सेमिनार में आएंगे, मीटिंग में आएंगे, लीडर से मोटिवेट होंगे और खूब पूरा दिन काम कर लेंगे और उसके बाद 7 दिन घर में सोए रहेंगे। कोई 20 दिन घर में सोया रहता है, कोई 3-3 महीने पे जगता है। देखिए आप, यदि हम आपसे बोले कि आप यदि डेली 4 रोटी खाते हैं और आपको क्या किया जाए, एक ही दिन 40 रोटी खिला के 10 दिन भूखा रखा जाए, तो आपका काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो देखिए आप ज्यादा नहीं, 1 प्लान डेली पे काम कीजिए, एक व्यक्ति को डेली प्लान दिखाइए। अब तब जाके इस सिस्टम में आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। लेकिन अब बात ये आती है कि हम क्यों नहीं ले पाते इस कंपाउंडिंग के हिसाब से रिजल्ट, हमारे पास क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने डिसिप्लिन को तोड़ देते हैं। देखिए सक्सेस के विषय में बोला जाता है, सक्सेस स्टार्ट विथ सेल्फ डिसिप्लिन। जब तक आप सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे आपके पास सक्सेस नहीं आ सकता। ये आत्म अनुशासन का बिजनेस है। ये बिजनेस हमें लगता है कि ये अपलाइन का बिजनेस है, जिसका अपलाइन अच्छा होगा उसका बिजनेस अच्छा चलेगा, या जिनके डाउनलाइन अच्छे होंगे उनका बिजनेस अच्छा चलेगा। नहीं, हमारा कहना यह है कि आप जिस दिन अच्छे हो जाएंगे उस दिन आपके अपलाइन भी अच्छे हो जाएंगे और आपके डाउनलाइन भी अच्छे हो जाएंगे और आपका बिजनेस भी अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा डाउनलाइन तो बात मानता ही नहीं है। देखिए पेरेटो के 80-20 के थ्योरी को याद रखिए, आपका 80% जो बिजनेस आता है वो आपके 20% लोग लाते हैं और वो 20% लोग आपके फॉलोअर होते हैं। बाकी जो आपके 80% लोग हैं वो मात्र 20% रिजल्ट लेके आते हैं। और हम गलती क्या करते हैं, हम 20% को छोड़ के 80% को सुधारने में लग जाते हैं। तो देखिए हमें यहाँ किसी को सुधारना नहीं है, यहाँ हमें अपने आप को सुधारना है, क्योंकि आप अपने आईडी के सीईओ हैं और सीईओ अच्छा होगा तो कंपनी फायदे में रहेगी रहेगी। देखिए आरसीएम में 2 तरह के लोग आते हैं, एक व्यक्ति वो जिनको हम एसोसिएट बायर बोलते हैं और एक व्यक्ति वो जिनको हम WWQ ऑनर बोलते हैं या POC बोल लीजिए, जो भी आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है। एसोसिएट बायर की इनकम की बात करें तो आपने सुना होगा 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख ऐसा इनकम आता है। लेकिन आपने आज तक नहीं सुना होगा कि कोई भी WWQ वाला 20 लाख का इनकम लिया। लेकिन यदि हम बात कमिटमेंट की करें तो आप देखिए
हर WWQ वाले डेली 8 बजे अपने शटर को उठा लेते हैं और रात के 8 बजे बंद करते हैं। कभी कभी तो 12 भी बज जाता है इनका क्लोजिंग के दिन। चाहे दीपावली हो, छठ हो, मुहर्रम हो, कोई भी पर्व त्योहार आए, इनका शटर कभी डाउन नहीं होता। लेकिन हम एसोसिएट बायर की बात करें तो 1 दिन करेंगे, 5 दिन रेस्ट। इनको धक्का देने वाला चाहिए, जबकि WWQ वाले को कोई धक्का नहीं देता। इनको यदि इनके कमिटमेंट की बात करें तो इनका कमिटमेंट यही होता है कि सारा काम करने के बाद जो टाइम बचेगा वो ये RCM को देते हैं। लेकिन WWQ की बात करें तो सारा काम छोड़ पीछे रहता है, पहले उनका WWQ का शटर ओपन होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे WWQ वाले जो साथी हैं वो 10 लाख रुपया लगा के आते हैं, और आप लापरवाह क्यों हैं? क्योंकि 1 रुपया यहाँ पे आपका लगा हुआ नहीं है। और यही रीजन है कि आपके पास कोई ड्रीम नहीं बनता इस सिस्टम से। जबकि WWQ में जो लोग पैसा लगाते हैं वो ये सोच के लगाते हैं कि हमें RCM बिजनेस से पैसा कमाना है, इसलिए उनका कमिटमेंट आपके कमिटमेंट लेवल से कई गुना ज्यादा होता है। अब देखिए, लाइफ में आगे बढ़ना है तो क्या चाहिए? ड्रीम होना चाहिए। तो आपके पास भी एक ड्रीम होना हो जो कि RCM से पूरा करना है, क्योंकि ड्रीम को जब हम रिटन डाउन करते हैं डेट के साथ तो ये ड्रीम हमारा क्या हो जाता है? गोल बन जाता है। और एक गोल को जब हम टुकड़ों टुकड़ों में बांटते हैं, छोटे छोटे स्टेप में, तो क्या हो जाता है? वो प्लान बन जाता है। और जब कोई प्लान हमारा जो है किसी भी एक प्लान बेस्ड बाय एक्शन, यानी कि हम किसी भी काम को, किसी भी प्लान को जब एक्शन से ये करना शुरू करते हैं तो क्या होता है? हमारे पास जो हमारा ड्रीम था वो रियलिटी में कन्वर्ट होके आ जाता है। यानी कि आप सोच के देखिए, आपको अपने सपने को रियलिटी बनाना है तो क्या करना है? एक्शन करना है। अब ऐसा नहीं कि आप एक्शन नहीं करते, लेकिन आपको देखना है कि क्या आपका एक्शन आपके प्लान को रिलेट करता है, और क्या आपका प्लान आपके गोल से निकला हुआ है, और क्या आपका गोल आपके ड्रीम से संबंधित है। तो देखिए, जब तक ये सारे चीज, ड्रीम, गोल, प्लान और एक्शन एक दूसरे के पूरक नहीं होंगे, तब तक आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए हमारा कहना ये है कि पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। आपको अपने आप को ही क्या करना होगा? आगे बढ़ाना होगा। कोई दूसरा आपको आगे बढ़ाने वाला नहीं है, कोई दूसरा आपको खींचने वाला नहीं है। न्यूटन के पहले नियम को याद करें कि कोई भी वस्तु अपने विरामा या जड़ता अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी प्रेशर नहीं लगता। तो यहाँ पे आपको प्रेशर क्या करना है? अपने आप को खुद पे क्या करना है? धक्का लगाना है, तब जाके आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे में टैलेंट है या मेरे में टैलेंट नहीं है। बहुत सारे लोग इसलिए भी असफल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा टैलेंटेड समझ लेते हैं। तो जीवन में ये चीज हमेशा याद रखिए, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। जब टैलेंट हार्ड वर्क नहीं करता है तो कोई भी हार्ड वर्कर टैलेंटेड व्यक्ति को पीछे कर सकता है। और इसलिए आप देखोगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में कम टैलेंट वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं, लेकिन जो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं वो पीछे के पीछे ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि टैलेंट तो होता है लेकिन टैलेंट को इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसका वो प्रयोग ही नहीं करते। देखिए, जो RCM बिजनेस है साथियों, ये टीम वर्क का बिजनेस है, अकेले चलने का बिजनेस है नहीं है। अकेला चना भार नहीं फोड़ता। क्यों? क्योंकि ये सेक्टर जो है ये कॉर्पोरेट का सेक्टर है। ऐसा हम नहीं बताते। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप एक बुक व्हाई वी वांट टू बी रिच में उन्होंने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आम से आम व्यक्ति को भी कॉर्पोरेट का मालिक बनाता है। और कैसे आप कॉर्पोरेट का मालिक बनते हैं? तो देखिए, कोई भी कॉर्पोरेशन पूरे देश में काम करता है, उसके कस्टमर पूरे देश में होते हैं, और आपके पास भी ऑथोरिटी है कि आप भी अपना कस्टमर पूरे इंडिया में तैयार कर सकते हैं। तो सोच के देखिए, यदि रिलायंस के इतना कस्टमर या टाटा के जितना कस्टमर या बजाज के जितना कस्टमर जिस दिन आपके नीचे हो जाए, उस दिन उनकी इतना पैसा आपके पास आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन देखिए, टीम वर्क कैसे, टीम बनेगा कैसे? देखिए, टीम वर्क क्या करता है? टीम वर्क आपके ड्रीम वर्क को पूरा करता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि वी आर नॉट ए टीम बिकॉज वी आर वर्क टुगेदर। हम लोग इसलिए ये नहीं है कि एक साथ काम करते हैं। वी आर ए टीम बिकॉज वी रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड केयर ईच अदर। देखिए, हमें यहाँ पे एक चीज समझना है और बहुत ही बारीकी से समझना है कि देखिए, इस सिस्टम में
आपको बहुत आगे तक जाना है तो आपको अपने डाउनलाइन का केयर करना होगा। हम क्या करते हैं, डाउनलाइन अगर हमारा ये कोई डाउनलाइन कहीं कोई तकलीफ में होता है तो हम सोचते हैं ये तो उसका मैटर है, हम क्यों सपोर्ट करें, हमारा नहीं है, ये तो उसका बी लेग है, ये उसका सी लेग है, ये उसका डी लेग है। तो देखिए ये करने से काम नहीं चलेगा। एक वेल टीम का निर्माण कब होगा, जब टीम के सदस्य एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, एक दूसरे का केयर करें, एक दूसरे के लिए बने हो। हर कोई देखिए, फ्रैंक बटकर एक अपनी किताब मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा में उन्होंने बताया कि कोई भी टीम कोई भी व्यक्ति तब तक आपके लिए नहीं काम करेगा जब तक कि उसको ये नहीं लगेगा कि आपके द्वारा किया गया कार्य उनके लिए है। यानी कि आप किसी भी स्टेप को लें तो वो स्टेप आपके लिए नहीं होना चाहिए, वो स्टेप आपके टीम के लिए होना चाहिए। और जब टीम आप अच्छे टीम का निर्माण करते हैं तो आपका निर्माण अपने आप हो जाता है, आपको और किसी भी चीज का निर्माण करने का जरूरत नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या करना है साथियों, एक अच्छे टीम का निर्माण करना है। लेकिन अच्छा टीम हमारा कब बनेगा, जब हम अच्छे बनेंगे, तब जाके हमारे टीम के सदस्य भी हमारे लिए अच्छे होंगे। क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि क्रिया के विपरीत और बराबर प्रक्रिया होती है। तो आप अच्छे होंगे तो आपका अपलाइन भी ठीक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, और आपके डाउनलाइन भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप अच्छे नहीं होंगे तो वो ठीक नहीं होने वाला है। और बहुत सारे लोग हैं हमारे जिनके अंदर की एक अहंकार आ जाता है रॉयल्टी पे आने के बाद, या टेक्निकल पे आने के बाद, या लीडरशिप पे आने के बाद, कि हम तो लीडर हो गए। देखिए लीडर क्या है, लीडर कोई ओहदा नहीं है। लीडरशिप इज नॉट एक्शन, लीडरशिप इज एक्शन नॉट ए पोजीशन। लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं है। लीडर लीड्स विद एग्जांपल। लीडर, टीम लीडर क्या होता है, वो आगे आगे चलता है, वो उसका काम रास्ता दिखाना होता है। हम बॉस नहीं है, हमारे नीचे काम करने वाले लोग हमारे स्टाफ नहीं है। बहुत सारे लीडर क्या होते हैं कि आदेश देना शुरू करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ आदेश नहीं देना है, हमें यहाँ पे एडवाइस देना है। और हमारे गुरुदेव आदरणीय सुरेंद्र सर बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर एक कमी आपको दिख रही है तो उस कमी को बताने के पहले आप उसके 10 अच्छाइयों को बताएं। तो दोस्तों जब तक आप 10 अच्छाई नहीं बता सकते तो आपको किसी का एक कमी बताने का कोई अधिकार नहीं है। तो आप अपने पोजीशन को बदलिए। हम यहाँ पे एक्शन के लिए हैं, हम यहाँ पोजीशन बनाने के लिए नहीं आए हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग का जो सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तरीका है वो ये है कि आपका जितना भी क्लाइंट है वो हैप्पी होना चाहिए। द बेस्ट मार्केटिंग ऑफ ऑल इज हैप्पी क्लाइंट। देखिए हमारे जितने भी डाउनलाइन हैं ये क्या है, हम इनको क्लाइंट ही बना के तो लाए थे, ये हमारे कस्टमर ही तो हैं, फिर हम इनको डाउनलाइन क्यों बना देते हैं, हम इनको अपने नीचे काम करने वाला व्यक्तित्व क्यों समझ लेते हैं। देखिए हमें अपने नीचे वाले सब सारे साथियों को क्लाइंट समझना है, और क्लाइंट जब तक आपका हैप्पी नहीं होगा तब तक आप भी हैप्पी नहीं हो सकते हैं। और हम बात करेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद से, वेल डन इज बेटर देन वेल सेड। देखिए जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है तो ये मंत्र याद रखिए कि अच्छा बात करने से काम नहीं चलेगा, आपको अच्छा करना पड़ेगा। बहुत सारे साथी सोचते हैं कि हम तो बढ़िया स्पीकर हैं, हम बढ़िया बोल लेते हैं, या कुछ साथी अच्छा अच्छा डायलॉग मार लेते हैं, कोई अच्छा मोटिवेशन दे देता है। ये बढ़िया डायलॉग मारने का बिजनेस नहीं है, ये बढ़िया करने का बिजनेस है। तो आप बोलिए कम और कीजिए ज्यादा, तभी जाके आप इस सिस्टम में सफल हो पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, चूंकि